बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसों और एहतजाज के जरिए एक ही मुतालिबा करते नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर ऐसा ना हुआ तो वो 20 मई के बाद किसी भी वक्त एक बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लेकिन आज साबिक सदर आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे और इन इस्लाहात में कम से कम 3 से 4 माह लग सकते हैं। क्या कोई सियासी तसादुम का खतरा नजर आ रहा है? प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन और उसके चीफ पर इल्जाम तराशियां कानूनी शिकस्त का सबब बनी है। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग उरूज पर है, पानी भी इस वक्त पानी की भी किल्लत है और महंगाई उरूज पर है, अवाम शदीद परेशान है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये इंदिया दिया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर है। फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इस मुआशी सूरत हाल से निकलने के लिए सख्त फैसले हुकूमत कब लेगी, क्या सख्त फैसले आने वाले दिनों में हुकूमत लेने जा रही है मईशत के हवाले से, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार जैगम खान साहब और सीनियर तजियाकार अंबर शमसी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, आसिफ जरदारी ने बिल्कुल वाजे कर दिया है, क्या कोई सियासी तसादुम का खतरा देख रहे हैं? देखिए, आसिफ जरदारी साहब एक तो जिस तहक्कमाना तरीके से गुफ्तगू करते हैं, नज़र तो ये आता है कि शायद गवर्नमेंट वही चला रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कुछ और भी अवामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इसलिए इस्लाहात चाहते हैं क्योंकि ईवीएम का एक मामला है, चलें वो तो हट जाएगा, वो तो मुमकिन नहीं है, टाइम नहीं है। दूसरा, जो 9 मिलियन के करीब पाकिस्तानी अब्रॉड है, जिसकी बहुत लार्ज मेजॉरिटी इमरान खान को सपोर्ट करती है, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा कोई कानून हो जाता है जिससे कि उनके वोट में रुकावट आती है, तो वो भी एक तरीका किया जा सकता है ताकि इमरान खान की कुव्वत को कम किया जाए। लेकिन उससे बढ़ के मुझे कुछ और नज़र आता है और वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ख्वाहिश कि उनकी जो टर्म है असेंबली की, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, उसको पूरा होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, नैब के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई करेक्शंस करनी है, कोई उसके अंदर कानून में तब्दीली करनी है, उसको किया जाना चाहिए। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के अंदर जो अवामिल हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमों का क्या बनेगा। यानी अगर आप इलेक्शन आज अनाउंस कर देते हैं और इमरान खान ही वापस आ जाते हैं कुछ अरसे के बाद अगले इलेक्शन में, तो फिर नवाज शरीफ साहब के मुकदमे तो वहीं के वहीं रह गए। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से जो इलेक्शन है वो डिले की तरफ जा रहा है, देर की जा रही है, और उसकी वजह ये है कि तमाम बाकी चीज़ें हासिल कर ली जाएँ। क्या ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है कि पूरा जो टेन्योर है उनको सर्व कर दिया जाए? शायद मुश्किल इसलिए नज़र आता है कि इमरान खान का कुछ और प्लान है, और वो जब अपना अपना मुकदमा लेके जाते हैं या मुकदमा लेके आएँगे या मार्च लेके आएँगे इस्लामाबाद में, तो हो सकता है कि फिर ये जो 2 फोर्सेस का टकराव है, ये ऐसी कैफ़ियत पैदा कर दे कि इलेक्शन बहालत मजबूरी जल्दी करने पड़ जाएँ। तो जहाँ तक आपका सवाल, चूँकि पीएमएलएन या गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड है, तो मैं नहीं समझता कि इस्लाहात ही उसका बुनियादी पर्पज़ हैं। उसके अंदर और बहुत से अवामिल हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इलेक्शन जल्दी कराने पड़ जाएँगे इसी साल के अंदर। अगर अगस्त में नहीं तो अक्टूबर तक तो डेफ़िनेटली हो जाने चाहिए। तो सियासी तसादुम का खतरा आप नहीं देख रहे हैं? आपको लगता है इलेक्शन के लिए ऐलान कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल में इंसानी और माशरती तसादम का खतरा है। राइट, सियासी तसादम मुझे कम नज़र आता है इसके अंदर। राइट। सजाद मीर साहब, जी। आपको लगता है आसिफ जरदारी साहब के बयान के बाद के इंतखाबात फौरी तौर पर तो नहीं होंगे, पहले इस्लाहात होंगी, 3 से 4 माह लगेंगे, पीटीआई जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है, कोई सियासी तसादुम होता देख रहा है? तो क्या ख्याल है, अगर आज ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएं तो इलेक्शन फौरी तौर पे हो सकते हैं? ये सोचने की बात तो ये है ना जी, ना आपकी कोई आपने इलेक्शन कमीशन का तयन किया, ना आपने और बहुत से डिस्प्यूटेड इश्यूज उनको सॉल्व किया, ना आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले को हल किया, ना अभी ये बात, ये छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन 3 महीने में करा सकता कि नहीं करा सकता, अभी बहुत सी ऐसी बातें जो कि हुई नहीं है, और इसको यानी कि इनकम्प्लीट छोड़ा है पुरानी गवर्नमेंट ने। उसने 18 महीने जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन के खत का, 18 खतों का जवाब नहीं दिया, 18 महीने नहीं कह रहा, 18 खतों का जवाब नहीं दिया, और उन्होंने जो खत लिखा उसको रद्दी की टोकरी में फेंकते गए। तो ऐसी सूरत में इमरान को भी पता है कि इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं हो सकते, वो कोई और खेल खेल रहे हैं।
वो कुछ और मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज कहीं और दे रहे हैं, सुना रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है आइंदा आर्मी चीफ को मुकर्रर नहीं करेंगे। आज आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक तरह के जवाब में थी। उन्हें लगा ख्वाजा आसिफ तो साफ कह रहे हैं इलेक्शन कराओ और गले से उतारो ये सारा बोझ जो पड़ा है हम पर। देखिए, कल तक तो मेरी राय ये थी कि असल में दो ग्रुप हैं मुस्लिम लीग नून में। एक में शायद खान अब्बासी हैं, साथ डार हैं, जो उस वक्त लंदन में मौजूद थे, जो कहते हैं कि भाई आप इकोनॉमी को नहीं संभाल, इलेक्शन को कराना चाहिए। यहाँ साथ डार का और मुफ्ता इस्माइल की जो मुआशी पॉलिसियाँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं कि हमें स्टेटस क्वो के साथ चलना चाहिए, हमें IMF को खुश करना चाहिए, हमें अपने दोस्तों को साथ लेके कुछ ना कुछ सूरत-ए-हाल, कुछ स्पेस पैदा करना चाहिए। इस तरह के सागदार कहते हैं कि IMF की छुट्टी होनी चाहिए और ये कि हमें रीनेगोशिएट करना चाहिए उनके साथ। और वो उनका ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो सकते हैं, हमें करा देने चाहिए। तो सारी बातें जो थी डिस्प्यूट विद इन पार्टी है और उसकी रीजन है। ये नहीं है कि जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए उसके पीछे पस मंज़र नहीं है, पस मंज़र मौजूद है। मेरे ख्याल में इसलिए वहाँ बुलाया है नवाज शरीफ ने। और आज जरदारी को ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरी आज बात हो गई है नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ जाने, उनकी पार्टी जाने। नवाज शरीफ को भी बहुत सी बातें डील करनी है, जरदारी से भी करनी होगी ना। कभी उनसे क्या-क्या वादे किए थे पूरे हुए? और वो तो ज़ाहिर है कि ज़ामन के तौर पे काम कर रहे होंगे ना किसी के बयान पर। उन्होंने पूछा होगा कि उनका क्या बनना? हमारे मामले में खामोश हैं, उनको अपनी पड़ गई है। नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, कैसे होगा, कब होगा? क्योंकि उसमें फसाद तो नहीं पड़ सकता। ठीक है। कहीं डिवीजन तो नहीं पैदा हो जाती हमारे नाज़ुक इदारों के अंदर। तो हमसे जो वादे किए गए थे उसका क्या बनेगा? हो सकता है यही मसला जो ज़ेरे गौर हो, यही मसला ज़ेरे बहस हो। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि इलेक्शन अगर फौरी ऐलान भी कर दिया जाए तो आज या कल इलेक्शन नहीं हो सकता, जल्दी भी हो। ख्वाजा आसिफ ने उसको जोड़ दिया है कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के साथ जो इमरान जो बिल्ड कर रहा है और जो पैदा कर रहा है डिवीजन और जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, इसके बाद सियासी खतरनाक सूरत हाल है। आपने कहा सियासी तसादुम होता देख रहे हैं। तसादुम सियासी तो अभी फौरी तौर पर नहीं है, लेकिन 3-4 महीने के बाद अगर सूरत हाल खराब भी हो सकती है अगर इन्होंने सही तौर पर उसको टैकल नहीं किया। टैकल करना चाहिए। जो मरियम कहती है कि फितने को शुरू में दबा दिया जाए, मैं फितना नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि सूरत हाल को शुरू से कंट्रोल किया जाए। फौरी तौर पर आपको तसादुम होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपका पॉइंट आया। और किया जाए, ये कोई एक अकल की बात नहीं होगी। ज़ैगम साहब, आसिफ जरदारी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया फिलहाल इंतखाबात नहीं करवाने जा रहे हैं। आपको लगता है कोई सियासी तसादुम होने जा रहा है? यकीनी है सियासी तसादुम? देखिए, मैं तो इसे बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पे देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो तमाम इशारे जो हैं वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जरदारी साहब का भी ये इशारा है कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम है। 3 महीने बाद तो बहुत जल्दी है ना जी, शायद ये अर्लीस्ट पॉसिबल है। वरना तो जो बातें हो रही थी कि पूरी जो टर्म है असेंबली की टर्म कंप्लीट की जाए, ये तकरीबन 1.5 साल जो है हुकूमत में ना, और यही कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कम से कम 1 साल हम हुकूमत में रहें ताकि वो पंजाब में अपनी सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो आज तो खुद जरदारी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक काम करो और फिर इलेक्शन की तरफ जाओ। अब वो काम क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए, काम ये है कि इलेक्ट 2017 में हुए थे जब इलेक्शन एक्ट 2017 आया था। पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे कंप्रिहेंसिव जामे जो इंतखाबी रिफॉर्म का प्रोग्राम था वो कानून था। उसमें तमाम जमातें शामिल थी, PTI भी शामिल थी। उसके बाद 2018 में जो तनाज़े उभरे वो उसका कोई ताल्लुक इंतखाबी कवानीन से नहीं था, उनका ताल्लुक उस कंडक्ट से था। वो चीज़ें थी जो उस कानून पर अमल दरामद ना करने की वजह से हुई। इंतखाबी तनाज़ा उस वक्त तक कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि गुज़श्ता साल PTI यकतरफा तौर पर, आप देखिए जितने भी इलेक्शन के कवानीन बनते हैं वो रूल्स ऑफ द गेम है, तमाम मिलकर बनाते हैं, लेकिन PTI ने यकतरफा तौर पर इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2021 नाफिज किया। यानी एक और इस्लाह लाई जिसमें उसने क्या किया, 2 चीज़ें की जिनको आपने इशारा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उन्होंने गुंजाइश निकाली और इंटरनेट बैलेटिंग, यानी पाकिस्तान से जो बाहर रहने वाले हैं, चाहे वो दोहरी शरीयत वाले हैं, एक शरीयत वाले हैं, जिस तरह के भी हैं, उनको आप इंटरनेट पे वोटिंग डालें जो दुनिया में कहीं नहीं होता। जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं होता, उस तरह का वोटिंग का हक वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम है, क्लोज कंटेस्ट होते हैं,
उसमें इतना बड़ा खिलवाड़ है जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते आप। ठीक। यानी वो दोहरी शहरियत वाला बच्चा जो पाकिस्तान में कभी घुसा नहीं है, वो वहां बैठ के यहाँ के हल्के में वोट डालेगा। राइट। तो क्योंकि ठीक ये है। एक तरफा है, अब रिफॉर्म सिर्फ ये है कि इसको वापस लिया जाए, ये कोई लंबा काम नहीं है, एक हफ्ते में हो सकता है। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं आप उसको सुनिए, जो जरदारी मीटिंग साहब ने हो कहा रही है 3 से उसकी 4 तरफ माह देखिए। लगेंगे। जी 3-4 माह तो अर्लीस्ट है ना जी, कहाँ 1.5 साल थे, यानी अर्लीस्ट पॉसिबल में करना है ना। अर्लीस्ट का मतलब है कि जो अर्लीस्ट पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि उसको डिलिमिटेशन के लिए जो है वो टाइम चाहिए। और मसला और है, जो असल झगड़ा है वो और है, वो है कि पाकिस्तान की मईशत जिस तबाही के दहाने पर खड़ी है, मैं उस मईशत पर आगे चलकर रिफॉर्म बात करने की करूंगा। जो सियासी चाहूंगा जी मैं सिर्फ उससे जोड़ रहा सियासी हूँ, मैं तसादुम सिर्फ इससे जोड़ना चाह रहा हूँ जी, मैं सियासी उससे ही जोड़ रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि उस रिफॉर्म की जो सियासी कीमत है वो इमरान खान ने इतनी ज़्यादा कर दी है कि इस वक्त इस हुकूमत को यही वारे खाता है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले करे, ये मुश्किल फैसले इंटरिम गवर्नमेंट ही करती रहे और वो इलेक्शन की तरफ जाए। ठीक है अंबर, आपको क्या लगता है आसिफ जरदारी साहब का फौरी तौर पर इंतखाबात ना करवाने का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है, उसके बाद आपको लगता है कोई सियासी तसादुम यकीनी है? देखिए मैं तो कहूँगी कि सियासी तसादुम तो है, इस वक्त है। आप कैसे कह सकते हैं कि अभी नहीं है? इसलिए क्योंकि सड़कों पे खून खराबा नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए, फिर हम समझते हैं कि सियासी तसादुम वही होता है। ये तो सियासी तसादुम आपको पंजाब में नज़र आ रहा है, जहाँ आप कई माह गुजर चुके हैं, वहाँ हुकूमत नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने दे रही है। आप इमरान खान साहब की जल्द से जुलूस अपनी जगह, लेकिन फैसले नहीं ले पा रही। मैं कहूँगी कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी मुश्किल फ़ैसले नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये मुश्किल फ़ैसले उनको कितना कॉस्ट करेंगे। चाहे आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, चाहे आप ना करें, दोनों तरफ एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। एक माशी कॉस्ट है जो फिर सियासी कॉस्ट बन जाएगा, और फिर ज़ाहिर है अगर आप बढ़ाते हैं तो वो एक इमीडिएट आपको पॉलिटिकल कॉस्ट तो होगा। मैं ये कहूँगी कि मैं नहीं समझती कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो एक पैगाम है, वो ब्लफ भी इसको आप कह सकते हैं, उसको पैगाम भी कह सकते हैं। ये कहने की, और उसके जवाब में अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की, उनकी बात अपनी जगह है कि उनका मकसद बुनियादी था। मैं 2 मकसद मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है जो इस्लाहात है उनकी बात काफ़ी तफसील से हो चुकी है, तो मैं और मज़ीद नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ तैनाती कौन करेगा, मेरे ख्याल में ये भी बहुत अहम है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, ठीक है, जो मर्जी इलेक्शन करा दे, जो मर्जी आएगा वो आर्मी चीफ की तैनाती करेगा। ये पैगाम सिर्फ इमरान खान या आसिफ अली जरदारी अपने जो इत्तेहादी हैं उनके लिए नहीं है, ये मुझे लगता है कि फ़ौज के लिए भी है, कि हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते ये सूरत हाल या हालात जो सियासी तसादुम मौजूदा है। तो आप आए, अगर मदद कर सकते हैं इसको हम और कुछ कर सकते हैं तो आप आएँ। तो यही मैं कहूँगी कि सियासी तसादुम है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो यही चाहते हैं और वो अपने मंसूबा जो भी उनका है उस पर तो पूरा उतर रहे हैं, तो शायद बढ़े जाए। ठीक है, आपका पॉइंट है। अब बात करेंगे प्रोग्राम में मुनहरिफ अरकान के हवाले से जिनके खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी कि PTI को जो कानूनी शिकस्त हुई है ये इदारों पर तनकीद की वजह से हुई। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया है। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं PTI की इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशियां कानूनी शिकस्त की वजह बनी? यकीनी तौर पर ऐसा ही बात है, वो तो पहले से इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ये रेफरेंस जो था खारिज होना था। खारिज इसलिए होना था कि ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी चीफ को इस बात का इख्तियार दे दें कि जिसको चाहे पार्टी से निकाल दे, और निकालने के बाद उससे कहे कि वो डी-सीट भी हो गया है। डी-सीट करने का एक ही तरीका है, एक ही सूरत हाल होती है कि वो 2 मसलों पर वोट पार्टी के राय के खिलाफ डालें, और वो 2 मसले होते हैं कि एक तो आपके लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब या लीडर ऑफ द अपोजिशन का इंतखाब, या उसके अलावा दूसरा मसला ये होता है कि वो फाइनेंस बिल पर यानी बजट पर खिलाफ वोट दें। यकीनी तौर पर पंजाब असेंबली में ये सूरत दरपेश है, लेकिन उसका एक प्रोसेस जो है वो पूरा लंबा है, वो प्रोसेस चलेगा, उसके बाद क्या नतीजे निकलते हैं वो तो निकलेंगे। लेकिन ये तो बात तय थी कि जिन अरकान ने वोट ही नहीं दिया नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पर इमरान के खिलाफ,
वो बैठे रहे, वो तकरीरें 1.5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं। आप पार्टी चीफ को ख्याल आया कि वो तो पार्टी से मुनहरफ हो गए, उनको निकाल दिया जाए। तो इस तरह कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट को यही करना था, इसके अलावा कोई नहीं था। ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी चीफ को इस बात की इजाज़त दें कि वो जब ये महसूस करे कि कुछ लोग उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो उनको निकाला था ना, जस्टिस वज़ीरुद्दीन को निकाला था, बड़े-बड़े लोगों को निकाला है इन्होंने, जिन्होंने पार्टी का इख्तलाफ किया है, उनको निकाल दिया है। बड़े लोग थे, घर बैठ गए। अकबर असबाबर है, वो नहीं बैठे, वो डटे हुए हैं, वो मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ये बात ये है कि जो लोग इस वक्त पार्टी की जो सूरत हाल थी उसमें यही होना था। हाँ, अब पार्टी इसके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तकरीरें कर रही है, वो सिर्फ इस मुकदमे का नहीं, वो तो इसकी पेशबंदी के तौर पर कह रही थी। फैसला यही आना है। उनको बस यही पता है फॉरेन फंडिंग में फैसला उनके हक में नहीं आ सकता। उनको और बहुत से मसाइल का पता है कि उसके बारे में फैसले क्या आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। देखिए, बेचारा इलेक्शन कमीशन क्या करे? आपकी कोई कल टेक्निक नहीं है, हर चीज़ उल्टी है। आपने हर काम जो आइन और कानून का मजाक बना के किया हुआ है। एक पंजाब के वो जो गवर्नर थे, जिसे मैं गवर्नर यकशबी कहता हूँ, वो गवर्नर साहब जो थे वो कहते हैं पंजाब में 2 वज़ीर आला हैं। यानी कि एक वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, उसका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया, नए वज़ीर आला को खड़ा किया गया, उसको नॉमिनेट किया गया, इमरान खान ने खुद नॉमिनेट किया, बुज़दार ने उसको गोया उसकी तायद की, लिखकर उसको नॉमिनेट किया और रिजल्ट क्या है? अब कहते हैं वज़ीर आला तो वही है। अगर से वो बुज़दार तो घर जाके बैठ गए, लेकिन गवर्नर साहब लगे हुए। इस किस्म की बहुत सी बातें हैं जो तहरीक इंसाफ कर रही है और मेरा ख्याल है इसका मतलब कोई कानूनी जंग नहीं, आईनी जंग नहीं, एक केओस क्रिएट करना है और केओस से क्या लेना चाहते हैं ये समझा जा सकता है। ज़ैगम साहब, ये जो रेफरेंस खारिज हुआ है, आपको क्या लगता है पीटीआई की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही थी, ये इस कानूनी शिकस्त की वजह बनी? जी बिल्कुल नहीं। आप देखिए 2018 के शुरू में आपको याद होगा आयशा गुललाई जो एमएनए थी पीटीआई की, उन्होंने इमरान खान पर कुछ बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए थे और इमरान खान के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की थी। उस वक्त इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए थे कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये प्ली रिजेक्ट कर दी थी और उन्होंने ये कहा था क्योंकि आयशा गुललाई ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, इसलिए इस्तीफे की बुनियाद पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। वो पार्टी के अंदर ही है जब तक इस्तीफा नहीं देती। तो डिस्क्वालिफिकेशन की जो एक बड़ी वजह इन मेंबर्स की हो सकती है, उस पर कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। और याद रखिए 2018 के शुरू में वो सब इदारों के बहुत लाडले हुआ करते थे, तो उस वक्त भी उनको ये हक नहीं मिला था। उसके अलावा क्या इसी जो डिफेक्शन क्लाज हम कहते हैं आइन की, यानी 63A, जिसमें एक तो बात यह है कि कोई रिज़ाइन कर दे, और इसके अलावा जैसा कि मीर साहब ने बताया, उन्होंने इशारा किया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर आप पार्टी के लीडर की हिदायत ना माने तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पहली बात है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब, दूसरी बात है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस, तीसरी बात है बजट में वोट डालना, यानी जो आपको बताया गया उसके खिलाफ जाए। अब हुआ क्या है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसमें जो पीटीआई के जो मेंबर इमरान खान साहब के साथ थे उन्होंने भी एब्सटेन किया, वोट नहीं डाला, और जो इनसे अलग थे मुनहरिफीन जिनको कहते हैं, उन्होंने भी वोट नहीं डाला। अब बात तो हो गई बराबर। अगर इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपने मेंबर्स का वोट डलवा देते तो उस वक्त ये तमाम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते, क्योंकि उनके मेंबर्स ने, पीटीआई के मेंबर्स को हिदायत होती कि आप वोट डालें, उन्होंने वोट डाला होता। ये लोग जो 25 हैं इन्होंने वोट ना डाला होता तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते। लेकिन क्योंकि तमाम पीटीआई ने वोट नहीं डाला, इसलिए इनको अलग किसी तरीके से किया ही नहीं जा सकता। आइन बहुत वाज़ेह, इतना क्लियर लिखा हुआ है 63A में, इसको पीटीआई सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, गर्द उछालने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एमएनएज के, उनके एमएनएज के डिस्क्वालीफाई होने का 0 चांस था, लेकिन जहां तक एमपीएज का ताल्लुक है उनका कोई चांस ही नहीं है कि वो बच पाएं, वो जरूर डिस्क्वालीफाई होंगे पंजाब असेंबली के जो मुनहरिफीन। ठीक है अंबर, आपको क्या लगता है पीटीआई की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की गई, ये वजह बनी फैसला खिलाफ आने की, कानून जंग में शिकस्त की? नहीं, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इल्ज़ाम तराशियों की वजह से है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है इलेक्शन कमीशन को हर तरीके से
जो ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का केस है, अकबर एस बाबर का केस है, उसकी बात करें तो ज़ाहिर है उसका फैसला आना है, उस पे कुछ ना कुछ तो मसला होगा, चाहे आपका फाइन मिल हो या आपका और कोई सज़ा हो, लेकिन मैं कहूँगी कि उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएगा। लेकिन जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, ज़ैख़म साहब ने भी समझा दिया है, बता दिया है, आइन और कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप वोट डालेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, अगर उसकी बुनियाद पर हम कहें कि उनको डिस्क्वालीफाई या नाअहल करार दिया जा, डिसीट करना चाहिए या ना डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो कानून और आइन तो वाज़ेह है। वो तो यही कहता है कि आप वोट डालेंगे तो फिर आप डिसीट होंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज प्लेइंग बाय द रूल्स एंड बाय द लॉ एंड स्ट्रिक्टली बाय द बुक। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो क्यों फ़ायदा है कि वो अदालतों पे सवाल उठाते हैं, अदालतें भी फिर रिएक्ट करती हैं, जी रद्द-ए-अमल आता है आपको, जो रिमार्क्स होते हैं जज साहिबान के, उसमें नज़र आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी अगर आप सवालिया निशान उठाएंगे तो इससे ये भी इशारा होता है, ये सिर्फ क्या फॉरेन फंडिंग की केस की बात नहीं है, ये इलेक्शंस की भी बात है। तो अगर इलेक्शंस जल्दी होते हैं, जैसे दीगर हमारे जो आपके मेहमान ने बात कर रहे हैं, हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते और वो हार जाते हैं इमरान खान साहब, तो उनको एक और मौका मिल जाएगा। तो वो हर इदारे पर सवालिया निशान पहले से ही उठा रहे हैं, ताकि उनको एक गुंजाइश मिले, उनको ठीक सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें मैं जी कहूँगी कि ये इल्ज़ाम की वजह से नहीं है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते हैं, ये उनका सियासी मकसद है। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं मुनव्वर अराकीन के खिलाफ जो रेफरेंस खारिज हुआ है, ये पीटीआई की जानिब से जो तनकीद की जा रही थी, वो वजह बनी शिकस्त की, कानूनी शिकस्त? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा ख़्याल है ज़ैग़म साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ और तफ़सील के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके आगे बात करने की गुंजाइश इस सब्जेक्ट पे तो कम से कम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जहाँ पे नुक्ता छोड़ा, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मुनख़रिफ़ अराकीन जो कि प्रोविंशियल असेंबली, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में हैं, वो तो श्योरली डी-सीट होंगे। उन्होंने उसी कानून को जिसकी बुनियाद पे हम कौमी असेंबली के जो फ़ैसला आया है, उसकी सपोर्ट करते हैं, उसी फैसले की बुनियाद पे, उसी कानून की बुनियाद पे ये डी-सीट होंगे। और जब ये डी-सीट होंगे तो फिर गवर्नर पंजाब जो होगा, जो भी होगा उस वक़्त, वो इनको कह सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आइए, जो कि इनके पास नहीं होगा, हुकूमत के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब 300 कितने हैं ये 376 जी 376 सीटों के ऊपर अगर इलेक्शन होगा, तो फिर ऐसा ही होगा जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन होता है। राइट। मेरा ख्याल है कि ये कोई गुंजाइश ही नहीं होगी पंजाब भर में कि आप किसी तरीके से उससे बच पाएँ। इसीलिए सदर पाकिस्तान जो इस वक़्त इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का कि अच्छा इसके बाद क्या होता है, तो फिर जब ये फ़ैसला आ जाएगा, उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान की पोज़ीशन को भी सपोर्ट मिलेगी, और गवर्नर का ख़ैर अभी तो डिनोटिफ़ाई हो गए, वो तो उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर कानूनी चारागोई करते हैं और अगर अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, तो फिर ये सवाल उठेगा। ठीक। तो फिर ये हमारा ये कहना कि आगे चल के क्या होता है, आगे नहीं होगा, जब ये हुकूमत होगी ही नहीं पंजाब की, तो इलेक्शन ऑटोमेटिकली फोर्स हो जाएगा। जल्दी इलेक्शन मेरी नज़र में आ रहा है और उससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और जल्दी से मुराद ये है एनी टाइम आफ्टर जुलाई, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम में मुझे यूँ लगता है कि जैसे इलेक्शन पाकिस्तान के हो जाएंगे, प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से सख्त मुआशी फैसले कितने नागुज़ीर हो गए हैं हुकूमत के लिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुश्किल मुआशी फैसले हुकूमत के लिए शायद नागुज़ीर हो गए हैं। महंगाई तो हो रही है, महंगाई उरूज पर है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों की समरी है उसे वज़ीर आज़म बार बार मुस्तरद कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या नागुज़ीर हो गया है ज़ैग़म साहब? देखिए, हुकूमत इस वक्त इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। वो खौफजदा हो गई है। वो सियासी कीमत जो उसको माशी फ़ैसलों की अदा करनी है, अपने वो मर्ज़ी से, अपने शौक़ से हुकूमत में आए हैं, उन्हें मुश्किल फ़ैसले करने चाहिए, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब पेट्रोल को अगर हम देखें, डीज़ल पर तकरीबन 75 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोल पर 26 रुपये फ़ी लीटर दी जा रही है, और ये सब्सिडी जनरल सब्सिडी है, जो दुनिया में कोई मईशतदान इसको अच्छा नहीं समझता, कोई इदारा अच्छा नहीं समझता।
यानी अगर आप मर्सिडीज़ लेकर भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको फी लीटर जो है वो 25 रुपए या 75 रुपए, जो आपकी गाड़ी अगर डीजल है या पेट्रोल है उस हिसाब से मिलते हैं। आप मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं और 3 लीटर दिलवाते हैं तो भी उतना मिलता है। यानी हर मर्सिडीज़ वाला जब पेट्रोल भरवाता है तो हुकूमत उसको कई हज़ार रुपए उसकी जेब में डाल देती है कि ये लो मज़े करो। अब मसला क्या है कि ये सब्सिडी आप उधार के पैसों से दे रहे हैं। ये डॉलर में तेल खरीद रहे हैं, आपके पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन बहरान में है। ये जो गुज़श्ता 10 माह थे, जो अप्रैल तक, आप उसको देखिए, इन 10 माह में हमने 65 बिलियन डॉलर जो हैं उसका माल ख़रीदा है और 26 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। तकरीबन 39-40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है आपका, आपकी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा है। उसके नतीजे में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो पाकिस्तान में डॉलरों की कमी है, इस साल वो 20 बिलियन डॉलर है। 5-6 बिलियन डॉलर आपको 2-3 महीनों के अंदर अंदर चाहिए। आपके पास दिवालिया तकरीबन आप हो चुके हैं, इसलिए कि जो कर्जे आपने वापस करने हैं, आप कर्जे वापस करने की पोजीशन में नहीं हैं। जो 11 बिलियन डॉलर आपने रिजर्व रखा हुआ है वो रिजर्व उधार पर मबनी है, आपके अपने पैसे नहीं हैं। इसी को ख़जाना खाली करना कहते हैं कि आपके रिजर्व्स कुछ भी नहीं है। अब क्या मसला है, आप अगर IMF के पास नहीं जाते तो जो आपको डॉलर्स की ज़रूरत है, अगले साल भी 20-30 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं आ सकते। अगर आप इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं करते, सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करते, तो श्रीलंका जैसा माशी बहरान आपके दरवाजे के ऊपर आके दस्तक दे रहा है। क्योंकि IMF के प्रोग्राम में आप नहीं होंगे। आपको मालूम है सऊदी अरब ने जो पिछले दफ़ा 3 बिलियन डॉलर दिए थे, उन्होंने कहा था कि IMF का प्रोग्राम नहीं आप जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे तो हम 48 घंटे में वापस ले सकते हैं। अभी आपने 3 बिलियन डॉलर और मांगे तो सऊदी अरब ने कहा कि पहले IMF के प्रोग्राम में जाएं। आपको वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा, आपको एशियन डेवलपमेंट पैसे नहीं देगा, आपको दुनिया के बैंक पैसे नहीं देंगे, आप बैनुल अक़वामी मार्केट में जाके बॉन्ड्स फ्लोट नहीं कर सकेंगे। और जब IMF के पास आप जाते हैं तो वो आपको कहता है कि भैया ये बताओ कि अगर आपके ये हालात हैं तो किस तरीके से आप ये सब्सिडीज़ दे रहे हो और कहाँ से दे रहे हो। आपके पास कोई जवाब नहीं होता। ये सख्त फैसले करने हैं, लेकिन यहाँ पे इमरान खान जो यहाँ पे मईशत को इस हालत में छोड़ कर गए हैं, उन्होंने इन फैसलों को स्ट्रीट में आके तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। उसकी सियासी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि अगर ये हुकूमत करेगी तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेगी, गिर जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है, जो हमने पहले सेगमेंट में गुफ्तगू की, कि हुकूमत और इसके इत्तेहादी यही सोच रहे हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। ठीक है अंबर, आपको क्या लगता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना बार बार असम्बली को वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया, फिर इसके अलावा मुश्किल मुआशी फैसले हैं, क्या नागुज़ीर हो गए? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि आप अब जैसे इमरान खान साहब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था जब ये सब्सिडी का ऐलान किया था, जब नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तहरीक जो थी वो चल रही थी, और उस वक्त ये सवाल पूछा गया था कि आप पैसे कहाँ से ले रहे हैं। और शौकत तरीन साहब जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उनका कहना था कि हमने कहीं से इधर से लिए हैं, उधर से लिए हैं। लेकिन जब IMF से आप देखते हैं कि IMF भी वही सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब नहीं है, तो नज़र आता है कि वो गैर जिम्मेदारी थी। अब गैर जिम्मेदारी के ऊपर अब गैर जिम्मेदारी नज़र आ रही है, क्योंकि जो सियासी कॉस्ट है उस पर हमने बार बार बात की है। हमारे पड़ोस में ही श्रीलंका में जो हालात हैं वो सबको ज़ाहिर खौफज़दा भी कर रहे हैं। बात ये है कि चाहे मिफ्ता इस्माइल हो जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, उनको मालूम था कि क्या हालात थे। इन हालात में उन्होंने हुकूमत संभाली। ये मुश्किल फ़ैसले अगर आपने नहीं करने थे तो ना करते। क्या वाकई ये मामला सिर्फ मईशत का था? क्योंकि फिर सब सवाल बनता है ना, मईशत का था या जो ख्वाजा आसिफ अपनी, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि ब्लफ कॉल कर रहे हैं या पैगाम दे रहे हैं, ये तैनाती का मामला था। क्योंकि अगर आप मईशत को नहीं संभाल पा रहे और आप वो मुश्किल फैसले नहीं ले रहे तो आप ना आते। आप जो ये अहम ओहदा भी है या मिनिस्ट्री जो थी जो बहुत की है, ना लेते। क्यों आपने जिम्मेदारी उठा ली? तो मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे ज़ैगम साहब भी बता रहे थे, ऐसा ही है कि चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो,
ये तमाम ममालिक ये तभी आपको कुछ ना कुछ देंगे। और ये मैं बात नहीं कर रही जो मल्टीलैटरल लेंडिंग है, मैं बात कर रही हूँ ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो भी हमारी मदद नहीं करेंगे जब तक हम IMF प्रोग्राम में दोबारा से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर उसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे। जी दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ बात करते हैं, इसाक डार साहब लंदन से अपने आप को वज़ीर ख़ज़ाना तस्वुर कर रहे हैं, वो भी बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। तो आई डू थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ मेस, और इस जी वक्त दे रियली नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। और चाहे इलेक्शंस हो ना हो उसका मामला नहीं है, ये इस वक्त हालात जिस तरह से डिटीरिएट कर रहे हैं, जी ये जिम्मेदारी क्योंकि इमरान खान साहब को जी तो मुझे लगता है सात खून माफ़ी होते हैं, तो फिर उनको तो लेनी पड़ेगी जिन्होंने हुकूमत संभाली है। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, सख्त मुआशी फैसले लेना अब हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो गया है? देखिए, सिर्फ पेट्रोल की कीमतों से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे पैसे बहुत जगहों से चाहिए जो कोई आपको या हमें देने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त कोई भी सियासी हुकूमत ये फैसला जो कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों की मद में है करने को तैयार नहीं है। कोई सियासी हुकूमत जो करेगी वो अपने ऊपर एक इस किस्म का एक नेगेटिव लेके आएगी कि वो अगले इलेक्शन में जो कि बिल्कुल सर पे खड़े हैं इस जिम्मेदारी के साथ नहीं जाना चाहती। आज अगर आपको शहबाज शरीफ की सारी कैबिनेट लंदन में नजर आ रही है तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल उनके पांव पड़े हुए हैं कि हमारी जान छुड़ाएं, हम ये काम नहीं कर सकते और ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। और अगर हम ये नहीं लेंगे तो जो 15 अरब डॉलर हमने देने हैं पाकिस्तान ने दुनिया भर को इस कैलेंडर ईयर के अंदर, जबकि आपकी किटी में सिर्फ 10 अरब डॉलर पड़ा है, तो हम कैसे पूरा करेंगे? हमें कोई पैसा देने को भी तैयार नहीं। तो हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। जबकि मियाँ साहब की बड़ी क्लियर पोजीशन है, वो कहते हैं भाई मेरे मुकदमे जब तक खत्म नहीं होते, जिनको इस्लाहात का नाम दिया जाता है, मैं तो ये आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो बहुत मुश्किल हालात हैं। देखिए, मैंने ग्रैंड बार्गेन की बात की है, बहुत 2-3 मरतबा बात कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में। इस लफ्ज को याद रखिएगा, ग्रैंड बार्गेन करना पड़ेगा। वो किस शक्ल में आएगा? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक हल्का संदिया दिया, बाकी लोग दे रहे हैं। ये इलेक्शन जल्दी होने पड़ेंगे ताकि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। उसके लिए जितनी भी हिफाजती इकदाम हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे ताकि मामलात उसी तरीके से चल पाएं जिस तरीके से कि आम तौर पे बड़े प्लान में सोचा जा रहा है। अब इमरान खान क्या उसके अंदर शामिल होते हैं उस प्लान के अंदर या नहीं, ये मुश्किल है। हाँ, उनकी एक कम अज कम ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि अर्ली इलेक्शन अगर बहुत क्लियरली जीत गए तो फिर याद रखिए देन, जिसे कहते हैं ऑल बेट्स आर ऑफ द टेबल, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक, बिल्कुल। सजाद मीर साहब, आपको क्या लगता है, पेट्रोल की कीमत हुकूमत को बढ़ाना पड़ेगी, सख्त मुआशी फैसले अब लेना ही पड़ेंगे? देखें, जो स्टेटस के कायल हैं और जिसमें मेरे जैसा बंदा भी शामिल है, क्योंकि इनकलाब की कोई कुव्वत अपने अंदर नहीं पाता, बातों में चाहे 100 वो इसका ज़ाहिर करता रहा हो, वो यही समझते हैं कि हमें ये फैसले लेना पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे 2 लोगों में एक थिंकिंग का फ़र्क है, मुफ्ता इस्माइल में और इसाक डार में। ये इस वक्त फ़र्क ज़ाहिर नहीं हुआ है, उस वक्त ज़ाहिर हुआ था जब इसाक डार एक तरह से मुल्क बदर हो गए थे और बाद में मुफ्ता इस्माइल ने पॉलिसी संभाली थी और डॉलर को डिवैल्यू भी किया था। तो इसाक डार ने लंदन से बयान दिया था कि अगर मेरी पॉलिसियों पे अमल किया जाता तो हमें IMF में न जाना पड़ता। और ये उस वक्त का बयान था, सन 18 का। अब वो ज़ाहिर है कि मुफ्ता इस्माइल एक कारोबारी आदमी है, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, वो वही समझते हैं कि इसी तरीके से चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो तकरीबन इसी पॉलिसी पर गामजन है, लेकिन उससे कामयाबी नहीं हो रही। अच्छा, मगरब की एक ये खराबी है कि वो जब कोशिश करते हैं कि दूसरे उनकी तरफ आएँ, तो आने के साथ वो उन पर इतनी सख्तियाँ पैदा कर देते हैं कि फिर वो उन्हीं का कोई जो थोड़ा बहुत असर होता है टूटने लगता है। रूस की मिसाल है, रूस के साथ जो किया अमेरिका ने वो कोई कम तो नहीं है। यानी रूस की हुकूमत बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सोशलिज्म का चौवा ख़त्म हो गया है और वो बहुत सी बातों के साथ मगरब के साथ चलने को तैयार है, लेकिन मगरब ने इतनी पाबंदियाँ लगाई कि जेल्सन का इनकलाब फेल हुआ और पुतिन का इनकलाब आया और पुतिन फिर जो उनके साथ कर रहा है वो देखने की बात है। दुरुस्त कर रहा है, गलत कर रहा है, ये मैं नहीं इसमें बहस करना चाहता। इस वक्त हमारे यहाँ सूरत हाल भी ऐसी है कि हम ये चाहते हैं कि इसाक डार ये कहते हैं कि हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा IMF के साथ और उसके साथ इस माहदे को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? देखिए, वो आउट ऑफ बॉक्स एक स्कीम तो पेश कर रहे हैं बाहर बैठे हुए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अगर उसके जवाब में वो ये कहते हैं मैंने करके दिखाया था, तो भाई करके दिखाया पे तो हम एतबार नहीं करते।
हमें पता चले भी आप कैसे करेंगे, क्या सूरत होगी कि हम सचमुच आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर लें, आईएमएफ हमारी बात मान ले, इसहाक डार का मुंह देखकर ये कहे कि भाई ये बंदा आ गया है, ये तब्दील ला सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है, जहाँ अगर हुकूमत चाहते हैं कि ये ठीक तरह से काम करें, तो मुस्लिम लीग को अपने असल वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ज़ाना को पाकिस्तान में लाने की या आने की इजाज़त देना होगी। ये एक बड़ा पैकेज है, जो नवाज़ शरीफ भी जिस पे सोचते हैं कि शायद उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग यही हुई थी कि मुल्क में आएँगे, और मुल्क में अभी आने का वादा उनसे पूरा नहीं किया जा रहा। तो ज़रदारी पूरा नहीं कर रहे, या ज़रदारी के पीछे जो कुव्वतें हैं, वो पूरा नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कहता। इसहाक डार भी इसके साथ बंधे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल में सही मुआशी पॉलिसी, इसहाक डार नाकाम हो जाए नाकाम 100 बार, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि उनका जो असल वज़ीर ख़ज़ाना था, इनके पास 2-3 आदमी थे। सरताज अज़ीज़ थे, वो भी एक तरह के स्टेटस को के बड़े कायल थे, चलते थे उसके साथ। उसके बाद इसहाक डार आए, मुफ्ता इस्माइल जो तीसरे वज़ीर ख़ज़ाना इनके हुए हैं। लेकिन इनके जो आदमी इन्होंने एक इनकी मुआशी पॉलिसी को एक शक्ल दी थी, और दुरुस्त थी कि गलत थी। अगरचे ज़ाती तौर पर मैं हमेशा कहा करता हूँ, शौकत अज़ीज़ को मैंने कहा था कि फंड मैनेजर्स यानी बैंकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस मुल्क की इकॉनमी सौंप दी गई है। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बैलेंस ठीक करना और दूसरी बातें करना, विजन के साथ आगे बढ़ना या बढ़ना, ये इन लोगों का काम नहीं होता, ये किसी इकोनॉमिस्ट का काम है, और महबूबुल हक के बाद पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं आया है। तो इस सूरत में ये काम आसान नहीं लगता, लेकिन हम स्टेटस को कि हामी लोग यही चाहते हैं, कि यही सोचते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी और इसके बगैर चारा नहीं है और हमारे पास रास्ता नहीं है। चीन के रास्ते हमने बंद किए हुए हैं, वो रास्ते खोलने के लिए भी बहुत इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है। क्या हम कर पाएँगे? क्या हम चीन को दोबारा ऑन बोर्ड ला पाएँगे? और वही एक तरीका है जिससे हमारी तरक्की की राहें खुल सकती हैं। वो हम खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस हुकूमत के पास है। इसलिए कभी कहते हैं जल्दी इलेक्शन कराओ, कभी कहते हैं डिले करो, शायद हालात ठीक हो जाए। एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा मीर साहब, आपने कहा कि मिफ्ता इस्माइल के फैसले अलग, इसहाक डार के अलग, तो क्या मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से मशवरे करके फैसला नहीं कर रहे? नहीं, वो पैसे ले नहीं पा रहे ना जी। आईएमएफ के पास अभी जितनी शराइतें, उन्होंने कहा 2 साल के लिए बढ़ा दो, इसको 2 अरब और कर दो, और उसकी मुद्दत भी बढ़ा दो, और ठीक है मैं सारी चीज़ें मानूँगा। लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के लिए मानना भी बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है काम। ये सब साथी हमारे दुरुस्त कह रहे हैं, मुश्किल फ़ैसला है। फ़ैसला भी मुश्किल है, और फ़ैसला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। शायद इस इंतज़ार में है कि शेल तेल की कीमतें आज भी मार्केट में कम हो जाएँ, ठीक है, और फिर हमारे लिए कीमतों को कम करना मुश्किल ना हो। लेकिन वो तो शायद है। मसला तो ये है कि प्रेज़ेंट सिचुएशन में क्या किया जाए। ठीक है, शायद कीमतें कम करने के और चारा नहीं, कीमतें मेरा मतलब बढ़ाने का बढ़ाने चारा। के, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब, अम्बर शमसी साहिबा, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।